स्वागत है बच्चों आपका अपने केमिस्ट्री की सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है वानहार गुणक। बच्चों कुछ यौगिक होते हैं जो जल में डालने पर वियोजित हो जाते हैं, जैसे NaCl। जल में डालेंगे तो क्या देगा, Na+ और Cl-। जल में डालने से पहले NaCl एक कण है और जल में डालने के बाद Na+ और Cl- दो कण है। इसी तरह से एसिटिक एसिड, अगर उसे हम बेंजीन में डाल दें तो बेंजीन में डालने पर वो वियोजित नहीं होता, वो संयुक्त हो जाता है। अर्थात बेंजीन में डालने से पहले एसिटिक एसिड के जो दो मोलेक्यूल है, ठीक है, और बेंजीन में अगर हम डाल देंगे तो उसके दो मोलेक्यूल जुड़कर एक मोलेक्यूल बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ यौगिक जो संयुक्त हो जाते हैं और कुछ यौगिक जो विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो NaCl के जलीय विलयन का वांठा गुणक निकालेंगे। ठीक है, वांठा गुणक होता क्या है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संयोजन से पहले कणों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, वांठा गुणक, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन है, NaCl के जलीय विलयन का वांठा गुणक ज्ञात कीजिए। तो NaCl है, जब इसे हम जल में डालेंगे तो क्या देगा, ये Na+ और Cl-। तो इसका जो वांठा गुणक I क्या होगा, वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद कण कितने हैं इसके, 2, और वियोजन से पहले कण कितना है NaCl का, 1। तो इसका वांठा गुणक कितना आया, I। तो I बराबर आगे इसका वांठा गुणक 2। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2SO4 के जलीय विलयन का वांठा गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब K2SO4 है, जब इसे हम जल में डालेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, पोटेशियम और सल्फेट में। तो क्या देगा ये 2K+ और SO4-। तो इसका वांठा गुणक I निकालेंगे, तो इसका भी वियोजन हो रहा है, तो वियोजन के बाद हम कितने हैं, 2 पोटेशियम के और 1 सल्फेट का, तो कितने में 3। और वियोजन से पहले कण कितना है इसके, पोटेशियम सल्फेट कितना है पूरा 1। तो इसका वांठा गुणक कितना आएगा, 3। तो I बराबर वांठा गुणक कितना है इसका, 3। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। K4FeCl6 नाम इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जलीय विलयन का वांठा गुणक ज्ञात कीजिए। K4FeCl का हो 6 है, जब इसे जल में डालेंगे तो ये विलयन हो जाएगा, नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये विलयन किसमें, पोटेशियम में और फेरोसाइनाइड। तो 4K+ हो जाएगा पोटेशियम और FeCl का होल 6। अब K पर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस होगा, और K पर कितना पॉजिटिव, 4। एक K पर 1+, और 4 K में 4+ हो गए, तो यहाँ 4- होगा, क्योंकि ये यौगिक कैसा है, उदासीन है। उदासीन जब होगा, जितना इसके पोटेशियम पे धनावेश होगा उतना इस पर ऋणावेश होगा। ठीक है, इसका वांठा गुणक I निकालते हैं। तो वियोजन के बाद कौन कितने हैं, 4 तो ये और ये कितने हुए, 5, और वियोजन से पहले 1। तो इसका जो वांठा गुणक है वह कितना, 5। तो इसका वांठा गुणक आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड का बेंजीन में। ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड का बेंजीन में वांठा गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो एसिटिक एसिड को अगर जल में डालेंगे तो देगा वो H- और एसिटेट आयन, CH3COO- और H+। लेकिन अगर बेंजीन में डालते हैं, तो वो वियोजित नहीं होता, वो संयुक्त हो जाता है, उसके दो कण जुड़कर एक कण बना देते हैं, CH3COOH।
डाला किसमें, बेंजीन में। बताया इसके दो मोलेक्यूल जुड़कर एक मोलेक्यूल बनाएंगे CH3COOH का होल कैसे, देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH CH3C डबल बॉन्ड OOH। देखो यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की, तो ये बॉन्ड बीचों बीच में बढ़कर O की ओर जाएगा। इस कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आंशिक धनावेश और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आंशिक धनावेश आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक धनावेश। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड ये ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो क्या करेगा, इसी कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। यहाँ भी इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। अब प्लस माइनस में आकर्षण के कारण क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु SON इनमें से किसी के साथ भी जुड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी है, ऑक्सीजन के, तो ये दूसरे O के साथ क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। देखो ये दो कण थे अलग अलग, बेंजीन में डाला तो दोनों कण जुड़ गए, दोनों कण जुड़ गए। ठीक है, और दोनों कण जुड़कर एक कण बना लिया, दो मोलेक्यूल जुड़कर एक मोलेक्यूल बना लिया। ठीक है, तो इसका वांछनीय आई निकालेंगे। यहाँ क्या है इसका संयोजन, तो क्या क्या है, संयोजन के बाद गणों की संख्या और संयोजन से पहले गणों की संख्या। तो संयोजन के बाद गण कितने हैं, यहाँ पर कुछ क्या होता है, एक, तो संयोजन के बाद गण कितने हैं, एक, और संयोजन से पहले कितने मोलेक्यूल इसके, दो, तो कितना है इसका 0.5। तो इसका मान है भाई 0.5। तो ऐसे बच्चों एक नंबर में सवाल आता है, इसका मान था बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्थिरवासी मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो होता क्या है, वे द्विघटकीय मिश्रण, यानी कि मिश्रण होगा जिसमें दो घटक होंगे, दो अवयव होंगे। ठीक है, जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान होगा और तथा जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं कहलाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, इसे समझते हैं। हमारे पास एथिल अल्कोहल है और एक जल। एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल लिया और उन्हें मिश्रित कर दिया, एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब जब इसे हम बॉइल करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिश्रण का वो होगा 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो वे द्विघटकीय मिश्रण कैसा हो गया, वो द्विघटकीय, इसमें दो घटक हैं एथिल अल्कोहल और जल। वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन देखो कितना है, द्रव अवस्था में भी कितना है, 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल, और वाष्प अवस्था में भी कितना है, यहाँ जो वाष्प होगी एथिल अल्कोहल की वो 95% होगी और जो जल की वाष्प होगी वो 5% होगी। तो वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है तथा जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं कहलाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अभी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण और एक अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण। न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण क्या होता है, वे एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल कितना है 78.5 और जल का कितना है 100। लेकिन जब इन्हें मिलाकर इन्हें बॉइल करेंगे तो उस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वे एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके घटकों से कम होता है कहलाते हैं न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण, वे एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड तो लिया हमने, एक लिया जल। नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेल्सियस और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम 68% HNO3 लें नाइट्रिक एसिड और 32% जल ले इसमें, ठीक है, अब इस मिश्रण को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी। अब इस वाष्प में
जो नाइट्रिक एसिड की जो वाष्प होगी वो 68% ही होगी, HNO3 प्लस 32% जो वाष्प होगी वो जल की होगी। ठीक है, और ये जो एजेटोनिक मिश्रण है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो वे एजेटोनिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उसके घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है कहलाता है अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण। दोबारा सुन लेंगे, वे एजेटोनिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उसके घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है कहलाता है अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, राउल्ट का नियम बताया था, स्थिर ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उनके मोलंस के समानुपाती होता है, उन अवयवों के मोलंस के समानुपाती होता है। देखो हमारे पास एक विलयन है जो द्रव A और B से मिलकर बना है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो दोनों की वाष्प बनेगी, तो वाष्प बनेगी तो यहाँ वाष्प दाब भी किसका होगा? दोनों का ही होगा, A का और B का। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब है मैंने बताया उनके मोलंस के समानुपाती होगा। यहाँ A का मोलन ज्यादा है तो वाष्प दाब भी A का ज्यादा होगा, B का मोलन ज्यादा है तो B का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो PA समानुपाती HA, PB समानुपाती HB। तो समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? PA बराबर P0A इंटू XA, PB बराबर P0B इंटू XB। P0A और P0B शुद्ध अवस्था में A और B के वाष्प दाब होते हैं। ठीक है, अब आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो P टोटल बराबर क्या होता है? यहाँ विलयन का जो वाष्प दाब होगा P टोटल बराबर होगा PA प्लस PB के, तो वह विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो P टोटल बराबर PA प्लस PB। दूसरा, अब देखो यहाँ द्रव A और B से मिलकर बना है ये विलयन। अगर हमने द्रव A और B दोनों अलग अलग लिए, ये हमने 50 ml लिया और ये 50 ml लिया, तो दोनों को मिलाने पर आयतन 100 ml है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। इनके डेल बी मिक्सचर बराबर 0, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। थर्ड कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए, दो द्रवों को मिलाने पर जब विलयन बनता है तो उसमें ना तो उष्मा का उत्सर्जन हो न उष्मा का अवशोषण हो, इनके एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो उसमें 0, एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो 0, तो वह विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। ये बेसिक कंडीशन थी। चौथी कंडीशन, अब देखो यहाँ पर हमारे पास द्रव A और B है, यहाँ पर जो कण है द्रव A कण किसके होंगे? A के कण होंगे सारे, यहाँ जो कण होंगे किसके होंगे? B के। तो देखो आप जानते हैं द्रव में जो कण है वो एक दूसरे के थोड़ा पास पास रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके मध्य कुछ आकर्षण बल है। तो A कणों के मध्य आकर्षण बल और B कणों के मध्य आकर्षण बल। अब जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक आकर्षण बल होगा A व B के कणों के मध्य भी होगा। ठीक है, तो जब A व B के कणों के मध्य आकर्षण बल AB कणों के मध्य आकर्षण बल के बराबर हो तो क्या जाएगा? वह आदर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन कंडीशन क्या है? P टोटल बराबर PA प्लस PB, यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होना चाहिए, तो आदर्श विलयन है। डायरेक्ट मिक्सचर, दो द्रवों को मिलाने पर जब विलयन बनता है उसका आयतन और दो द्रवों का अलग अलग आयतन क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए। जैसे एक का 50 ml एक का 50 ml मिलाने पर विलयन का कितना होना चाहिए? 100 ml। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो डायरेक्ट मिक्सचर बराबर 0। इसी तरह से डायरेक्ट मिक्सचर यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0, यानी कि दो द्रवों को मिलाने पर न तो उष्मा का उत्सर्जन न उष्मा का अवशोषण। एक कंडीशन ये थी। A व B कणों के मध्य आकर्षण बल AB कणों के मध्य आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आदर्श विलयन कंडीशन थी। अब अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अनादर्श विलयन क्या होंगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो P टोटल आदर्श विलयन क्या है? ये बराबर है P टोटल PA और PB के योग के, और अनादर्श विलयन में ये बराबर नहीं होगा, तो P टोटल नॉट इक्वल PA प्लस PB। दूसरी कंडीशन, दो द्रवों को मिलाने पर, जैसे A
दोनों का आयतन 50 ml है, दूसरे का 50 ml। अगर मिलाने पर वो 100 ना हो के उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन है, तो इसका मतलब डैश बी मिक्सचर नॉट इक्वल 0। ठीक है, दो द्रव्यों को मिलाने पर उनके एंथैल्पी में परिवर्तन होना चाहिए, या तो उसमें का उत्सर्जन हो या उसमें का अवशोषण हो, तो विलयन क्या आएगा, अनादर्श विलयन। तो डेल एच मिक्सचर नॉट इक्वल 0। फोर्थ कंडीशन, ए व बी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, जब हम एक आकर्षण बल तो हुआ ए कणों के मध्य, एक आकर्षण बल हुआ बी कणों के मध्य। अब जो ए बी कणों के मध्य आकर्षण बल होगा वो इन दोनों के कणों के मध्य आकर्षण बल से थोड़ा कम या ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है ए व बी कणों के मध्य आकर्षण बल ए बी कणों के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं है। ठीक, ये तो बच्चों आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपके कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।